हमने जो मनाजिर देखे, आपने जो मनाजिर देखे, जो निहायत भयानक मनाजिर थे, लेकिन क्या वो मनाजिर कुदरती थे? डिफॉरेस्टेशन का इसमें मेजर रोल है। जिन जिन इवेंट्स को आप क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं वो नहीं है। शायद अफरीदी ने उनके साथ कितना बुरा किया। वो चाहते हैं कि नाटो के हवाले से जो एस्पिरेशन है यूक्रेन की उसको खत्म कर दे। पबजी मोबाइल के थ्रू भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। 328 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत इस वक्त अपनी पूरी मशीनरी के साथ मैदान में है, लेकिन सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरख्त लगाएं, माहौल बचाएं, क्योंकि आज कौमी शजरकारी का दिन है। हालिया सैलाब आलमी माहौलियाती तब्दीली और मुकामी इदारा जाती नाकामी का नतीजा है। 1992 के बाद से अब तक जंगलात का रकबा 18% कम हो चुका है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा ज़्यादा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कौमी दिन पर अहम पैगाम, कहा कौम की तरक्की जंगलात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर मुनहसर है। शहरी सरसब्ज़, साफ़ और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पौधे लगाएं। यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? अमेरिकी सदर की पुतिन से मुलाकात के बाद आज यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से अहम मुलाकात। ओवल ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। उधर भारतीय मीडिया दो सुपर पावर की मुलाकात पर मजे का खेज प्रोपेगेंडा करने लगा। कहा ट्रंप से असली के बजाय डम्मी पुतिन ने मुलाकात की। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और सैफ अफ्रीदी सीरीज से आउट। पीसीबी का 17 कौमी स्क्वाड का ऐलान। क्या तीनों अहम प्लेयर्स के बगैर बड़ी टीमों से जीत का निवाला छीनना होगा आसान? जानेंगे प्रोग्राम में एक्सपर्ट की राय। और हम किसी से कम नहीं, मलेशिया में होने वाले ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी लड़कियां छा गई। मजमूई तौर पर 6 मेडल्स जीत लिए। तैयबा अशरफ ने 3 और शुमल फातिमा ने 2 गोल्ड और 1 चांदी का तमगा अपने नाम किया। बाफखर पाकिस्तानी खिलाड़ी आज होंगी हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू बखैर रागले वशक के। दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमारी कोशिश होती है कि आपके दिन का आगाज़ बेहतर बनाएं और सुबह अच्छी बनाएं, लेकिन जो जुमे के बाद से लेकर अब तक ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस पर बात ना करें, बल्कि आगाज़ ही उसी मामले से बनता है। ख़ातिन हज़रात, हमने जो मनाजिर देखे, आपने जो मनाजिर देखे, वो नहायत भयानक मनाजिर थे, लेकिन क्या वो मनाजिर कुदरती थे या फिर वो मनाजिर कुदरत को छेड़ने के बाद के थे? बटग्राम हो, मानसहरा हो, स्वात हो, बाजोड़, अपर लोअर दीर समेत और सबसे ज़्यादा बोनेर, कई इलाके क्लाउड बर्स्ट और बारिशों से शदीद मुतासिर हुए। इसमें कश्मीर भी शामिल कर लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में तो बारिशों और लैंड स्लाइडिंग और सैलाब और आसमानी बिजली गिरने की वजह से 328 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दर्जनों इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं और अभी भी बारिशें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले कि हम आगे आपको बताएं, आप ये मनाजिर देखिए, हर तरफ पानी है, हर तरफ बारिश है। कहीं पानी पुल बहा के ले गया है, कहीं राब्ता सड़कें ख़त्म हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई है वो तो बुनेर में हुई है, जहाँ पे इतनी अमवात हुई हैं कि लोग लाश उठाते उठाते थक गए हैं और घर तबाह हो गए, मलिया मेट हो गए। सालों की मेहनत, सालों की जमा पूंजी सब ख़त्म हो गई है। और उसके साथ साथ जो, क्योंकि ये तमाम तर इनमें से ज़्यादातर इलाके सयाहती मकामात का दर्जा रखते हैं, इसलिए यहाँ पे होटलों की बड़ी तादाद है। वो सब का सब तबाह हो गया है। उनको बरसात के बाद का सैलाब सब कुछ बहा के ले गया है। कुछ ऐसी फुटेजेस भी थी कि जिसमें लोग बीच में घिरे हुए हैं और उसमें एक और चीज़ ये कि दरख्तों के टाले के टाले इस सैलाबी रेले में बहते हुए आए हैं। खैर, इस पे तो हम बात करेंगे ही। सिंध की अगर बात करें तो जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना में 19 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी कि कराची में गो के गुज़िश्ता सुबह कुछ न कुछ हल्की फुल्की कोरंगी हो या फिर गुलशन हो, वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई है। लेकिन अभी भी कराची में जो एक बारिश है
वो ड्यू है और ना होने की वजह से कई बीमारियां भी जन्म दे रही हैं। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। पहले टॉक ऑन द फोरकास्ट और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर जो कुछ पहले हो चुका है, द कैटास्ट्रॉफ, द डेवस्टेशन, यू आर द पर्सन जो हमें बताते रहे हैं कि जी ये हो सकता है, ये होने जा रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश होगी और वही हुआ। मैं जो कुछ हो चुका है उस पर तो हम बात करेंगे सर, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या ये जो करंट स्पेल है क्या ख़त्म हो गया, पहले तो ये बताइए, और क्या मज़ीद स्पेल्स बाकी हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये मीडिया पर्सन ने एक लफ्ज सीख लिया है क्लाउड बर्स्ट। एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन इंटायरली डिफरेंट है। इवन के मैंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी कि शायद उत्तराखंड या झारखंड इंडिया में जो इवेंट हुए हैं वो शायद क्लाउड बर्स्ट हों, लेकिन इंडियन मेट डिपार्टमेंट IMD ने भी क्लेरिफाई कर दिया कि वहां पर भी कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट देखिए ज़हन में रखिएगा कि हमेशा जो माउंटेनस रीजन की वैलीज है उन पर होता है। जो हम सैलाब देख रहे हैं, अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो यकीन करें कि वहां ये सैलाबी सूरत हाल को देखने वाला कोई ना बचे, इतना पानी आ जाता है। ऑल राइट, तो फिर ये जो कुछ हुआ है इसको हम क्या कहें सर? देखिए, इंडियन मॉनसून जो हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, ये उसका यानी कि उसके अंदर इतनी इंटेंस रेनफॉल लाजमी होती है। और जैसा कि PMD ने जो है वो अपनी स्टार्ट ऑफ द मॉनसून से पहले बता दिया था कि इस तरह के इवेंट्स होंगे। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर जो आपके टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से तकरीबन 8 से 9 डिग्री ज़्यादा हैं। तो आप इमेजिन करें कि जिस जगह पे टेम्परेचर 28 या 30 होना चाहिए था, वहाँ पर 38 से 39 टेम्परेचर जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा करें कि वहाँ पर स्नो मेल्टिंग रेट कितना होगा। फिर सेकेंडली, जब उसके साथ अगर 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है तो वो उसको फर्दर ट्रिगर कर देता है। तो वो जो आपका ग्लॉफ का इवेंट होता है या ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर आ रहा होता है, उसके साथ साथ जब आपका बारिश का पानी भी नीचे उतरता है तो वही सूरत हाल होती है जो कि हमने पिछले दिनों देखी। यानी कि मैं इस वक्त सेफली कह सकता हूं अंजुम साहब कि पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के वाकया नहीं हुआ है। और इससे पहले भी चिलास वाले वाकये में भी आपने क्लैरिफिकेशन ये की थी कि भाई क्लाउड बर्स्ट नहीं है, इट इज द रेन दैट इज हैपनिंग। तो ये बेसिकली ग्लॉफ वाला है फिनोमेना जो कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर फटते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, तेजी से पिघल रहे हैं। वो पिघलने के बाद जब बारिश के पानी मिक्स होता है तो वही होती है। अब सिचुएशन सर ये है कि ठीक है ग्लॉफ के इवेंट अभी हुए हैं, लेकिन हम रेन तो इतनी ही रिसीव कर रहे हैं फॉर द ईयर्स। मैं इसमें एक ये भी एक आंसर डिस्कस करना चाह रहा था अंजुम साहब कि क्या डिफॉरेस्टेशन ने भी इसमें ऐड फाइल टू फ्यूल वाला मामला किया है? मेजर रोल डिफॉरेस्टेशन का इसमें मेजर रोल है। देखें, 3 तरह की हम गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती हम ये कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो इलाकई जो यानी कि वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का पहले बनता आ रहा था, उसको छोड़ के हमने कंक्रीट बनाना शुरू कर दिया। तीसरा, वाटर वेज के करीब हमने जो है वो सेटलमेंट्स करनी शुरू कर दी। तो अब आप ये देखें कि जब क्लाउड बर्स्ट का ग्लॉफ का इवेंट, ग्लेशियर लेक का इवेंट होता है, या उसके साथ जब हैवी रेनफॉल का पानी आता है तो वो तो नहीं देखता कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, वो तो अपने वे से उस पानी ने निकलना है। अंजुम साहब, 3 हम मेजर गलतियां कर रहे हैं जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और इफ आई कैन शेयर एन पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू कि हमें मौसम कब से अलर्ट पे रखा हुआ है, लेकिन हम उस पर जो हम नहीं रहेंगे। इफ यू रिमेंबर 2015 में चित्राल का सैलाब, क्योंकि वो पर्सनल मैंने कवर किया, चित्राल में मोरीबाला का सैलाब, और वहाँ पे जो मकामी थे वो पहाड़ पे उन्होंने सदियों से उस जगह घर बनाए हुए थे जहाँ पे नहीं आता था पानी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के बाद पानी ने रुख बदला और वो पूरा गांव बहा के ले गया। वो चित्राल में हुआ था शायद अंजुम साहब, इसलिए हमने उसको इतनी वेटेज नहीं दी। अब उस तरह के इवेंट्स पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो अब हम चीख पुकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें, ये तो बहुत पहले से, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है कि 1 या 2 दिन या 1 या 2 साल में हम इस मसले से नंबर आजमा हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स कि हम नॉर्दर्न एरियाज में सेटलमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं, वहाँ पर मजीद सेटलमेंट्स बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब अंजुम साहब ज़रा फोरकास्ट पे आ जाएं। जितनी तबाही, ये सबसे ज़्यादा तबाही वाला स्पेल आया है,
ये स्पेल क्या ख़त्म हो गया है और आने वाले मज़ीद कितने स्पेल्स हैं? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखें जी, ये सेकंड फेज ऑफ मॉनसून स्टार्ट हो चुका हुआ है और नॉर्थ के साथ साथ अब इसका इम्पैक्ट साउथ की तरफ भी है कि जैसा कि अब तक हम सोच रहे थे कि कराची में अब तक बारिश नहीं हुई, तो कराची वाले भी अब बारिश देखने जा रहे हैं। आज से जो है ये सिलसिला जो है साउथ में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 24 घंटों में थरपारकर में एक जगह है डिप्लो, वहाँ पर 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो है वो छोर में 16, क्लोही में 58, मिट्ठी में 10 मिलीमीटर और आगे कराची में आए तो 2 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम ये सिलसिला आज से साउथ में यानी कि सिंध और बलूचिस्तान में मज़ीद जो है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। और ये भी बताते चलूँ कि पिछले 24 घंटों में केपी में तख्त भाई में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। जाहिर है तख्त भाई एक पहाड़ी एरिया है, जब पहाड़ों पर इतनी बारिश होगी और वहाँ से जब वो डाउन स्ट्रीम पानी आएगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो डाउन स्ट्रीम्स जो हैं उनमें क्या सिचुएशन डेवलप होगी। ताहम ये सिलसिला जो है अभी इसी तरह चलता रहेगा। 23-24 तक का पहला स्पेल है, उसके बाद जो है 1 से 2 दिन का गैप है, फिर 25 या 26 से नेक्स्ट स्पेल आने की तवक्को है, जो कि इसी तरह तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है उसको अपनी लपेट में लेगा। ताहम इस दफ़ा इंटेंसिटी साउथ सदरन पाकिस्तान में ज़्यादा होगी, जिसमें सदरन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के ईस्टर्न इलाके जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। एंड शुक्रिया इसलिए ये क्लेरिफाई भी कर रहे हैं कि हम जिस मरज़ की तशख़ीस करने के पीछे पिले हुए हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाउड बर्स्ट है, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, ये ग्लेशियर्स का पिघलना है। और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, तेज़ी से पिघलते हैं, पानी उनसे निकलता है और जब बारिश भी होती है, ये दोनों मिला के जो सिचुएशन बनती है वो इस वक्त आपने देखी कि जो बुनेर से लेके स्वात और स्वात से लेके कश्मीर तक के हमने मनाजिर देखे। इसमें इस पे जलती पे तेल का काम कर रहा है वो टिम्बर माफिया, जो दरख्तों की बेदरेह कटाई कर रहा है। दरख्तों का आज आलमी दिन, आज कौमी दिन भी है, नेशनल ट्री प्लांटेशन डे है। हमसे बहुत वादे किए गए इस कौम से कि हम फ़लाँ अरब दरख्त लगाएंगे या कितने करोड़ दरख्त लगाएंगे, लगाए होते तो शायद आज ये दिन देखने ना पड़ते। तो इस सब पे ज़रा हम बात भी कर लेते हैं, प्लस हम मज़ीद जो अब तक डेवस्टेशन हुई है और वो डेवस्टेशन जो है उसको किस तरीके से उस पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। बाय द वे एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ जो रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर था। तो ये तमाम तर मामला जो है वो आपके सामने है, तो इस पर मैं बात कर लेता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट आफिया सलाम साहिबा और उसके साथ साथ बिलाल फादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हैं रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के। इससे पहले कि फैदी साहब मैं आपको जाने पाऊँ, आफिया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी अंजुम नज़ीर से बात हुई और अंजुम नज़ीर साहब ने थोड़ा सा बरहम होके और थोड़ा गुस्से में, लेकिन वो उनकी मोहब्बत है, उन्होंने कहा कि ये जो आप मीडिया पीछे पड़ा हुआ है कि ये क्लाउड बस्ट है और उस पर रिपोर्टें बन गई हैं और हमने बतौर हम सारे एक्सपर्ट बन के बता रहे हैं कि बादल फटना क्या होता है, पाकिस्तान में क्लाउड बस्ट वाले वाक़यात नहीं हुए हैं। ये बात इसलिए आफिया करना ज़रूरी है कि ये बीमारी है ही नहीं जिसके पीछे हम डॉक्टर बन के लगे हुए हैं। बीमारी है ग्लोफ, बीमारी है टेम्परेचर राइज, और उसकी तरफ देखना है ना हमें, रादर देन कि हम ये देखें कि जी क्लाउड बस्ट हो गया एंड ऑल दैट। जी देखिए, तशख़ीस तो बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है इलाज उसके बाद ही होगा। क्लाउड बर्स्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये टर्म इस दफ़ा बारिश के इस स्पेल में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है और उस वक्त से हम लोग और जो मेट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कॉशन दिए जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, नोटिस भी जारी किए हैं कि जिन इवेंट्स को आप क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, या AJK में हो सकता है, आपके पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट होते हैं और क्लाइमेट चेंज ने एक जो भी हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स आते थे उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाया है। लेकिन ग्लोफ तो एक हकीकत है, उससे तो हम वाकिफ़ हैं और हमारे यहाँ पहले भी इवेंट्स हुए हैं और तकरीबन हर साल गर्मियों के बाद आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ जैसे शिस्पर ग्लेशियर है वो तकरीबन हर साल उसमें से ख़तरा होता है कि वो कितना फैल रहा है। तो हमें जो सामने हमारे मसाइल हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक हैं उनकी तरफ नज़र भी करनी चाहिए, उनसे रिलेट करके जो डिज़ास्टर हो रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो डिज़ास्टर हम खुद कर रहे हैं, हम जब तक उसको नहीं समझेंगे, हम अपना मतलब किसी और चीज़ से मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे अपनी मुसीबतों के, तो हम उस मुसीबत पे काबू कभी भी नहीं पा सकेंगे।
आपने एक माफिया का जिक्र किया जी, आपने कहा टिम्बर माफिया, टिम्बर माफिया यकीनन है टिम्बर माफिया। और देखिए ये ढके छुपे पहले भी नहीं होते थे, जाहिर है कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर जब जा रहे होते हैं, ट्रक भर के जा रहे होते हैं, और ये भी समझने की बात है कि वो जो कहते हैं कि ये बहुत पहले की लकड़ी रखी हुई है, बहुत पहले की जो रखी हुई लकड़ी होती है उसके रंग में बहुत फ़र्क होता है। वो ब्लैकिश हो चुकी हुई होती है ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होके। नई काटी हुई लकड़ी का रंग जो है वो बिल्कुल लकड़ी ही का रंग होता है, जिससे हम सब वाकिफ हैं। तो एक तो ये भी पहचान है कि कट रही है लकड़ी और वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। अच्छा, आसान तरीन ट्रांसपोर्ट जो है हमारे शुमाली इलाका जात में हमेशा से दरिया रहे हैं जी, ठीक है। तो वहाँ पे अब देखिए कि पहले वो लकड़ी जमा कर दी जाती थी, अब वो पानी का बहाव क्योंकि दरिया के पूरे पार्ट में आया है और इतनी शिद्दत से वो आया है कि वो छुप नहीं सका। और आप नीचे देख रहे हैं कि एक डैम पूरा भरा हुआ है, जी। लकड़ी उसकी सतह पे सिर्फ लकड़ी नज़र आ रही है, और बाकी उसके बाद नीचे बहाव से जो गई है वो आपने देखा है कि लोग दौड़ रहे हैं उसकी तरफ और वो जमा कर रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये भी तो माफिया एक्टिव रहा है ना, जिसकी वजह से हमारी सॉइल स्टेबलाइजेशन कोई नहीं हुई, हमारी स्लोप्स अनस्टेबल हो गई हैं, लैंडस्लाइड्स के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और तो वो भी जाहिर है ये और इसमें माफिया, हाँ, इसमें हम ये भी ऐड कर लेते हैं। और मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, इससे पहले मैं फैज़ साहब के पास मैं चला जाऊँ, एक मैं पॉइंटर भी दे दूँ कि एक तो आपने ये लकड़ी फ्रेश कटने की बात की और पुरानी लकड़ी की बात की। इफ़ यू गो टू द अपर पाफेरी मेडोज एंड ऑल, या फिर इवन माउडन, तो वहाँ कहा जाता है स्नो डेड काटते हैं हम। स्नो डेड के अलावा तो नहीं काटते, वो सबको पता है स्नो डेड होते ही नहीं होते। बट कमिंग टू यू फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, जो कुछ हो चुका है, कितनी डेवस्टेशन आई है सर, ज़रा आप बताइए। लोगों की अमवात, घरों की तादाद, कितनी बड़ी तादाद में डिस्ट्रक्शन आई है, प्लीज़ गो ऑन। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जुमेरात से शुरू हुआ, जब सबसे पहले मानसेरा में वाक़े सरन वैली में जो है वो बारिश की वजह से तकरीबन 1300 से ज़ायद अफराद जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू 1122 ने निकाला। फिर उसी रात को जो है वो बाजवर और उसके साथ दीर लोअर में वाक़या पेश आया। उससे ये सिलसिला जो है वो शुरू होता गया। फिर आफ्टरनून में जो है वो बुनेर वाला वाक़या पेश आया, और ये इतनी इंटेंसिटी थी कि हम में से कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये इतना जो है वो डिजास्टर होगा। दूसरा ये था कि अब तक रेस्क्यू 1122 ने इन 4 दिनों में 5600 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाला है। इसी तरह 325 से ज्यादा अफराद के जस्ते खाकी निकाले गए हैं। 200 से ज्यादा जो है वो अफराद छोटे या बड़े जो है वो जख्मी हुए हैं। इसी तरह घरों की बात की जाए तो 600 से ज्यादा घर जो है वो पार्शल और कंप्लीट डैमेज हुए हैं। रेस्क्यू एक्टिविटीज के हवाले से बात की जाए तो रेस्क्यू एक्टिविटीज पूरा मालाकंड डिवीजन जो है वो इससे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, जिसमें बुनेर, स्वात, तोरगर, बटाग्राम, मानसेरा, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल, तो ये इलाके जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए थे। मालाकंड डिवीजन इफेक्ट हुआ था, और इसमें ज्यादा इफेक्ट हुआ था वो बुनेर था। बिल्कुल, मैं बुनेर पे ही आना चाह रहा हूँ। उसमें एक सवाल मैं ऐड भी करना चाह रहा हूँ। अभी तर्जुमान महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे, जो इस चीज़ पे खौफगी का इज़हार उन्होंने किया कि हमारी जो सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के इतने करीब आ गए, और इन सेटलमेंट्स में सिर्फ रिहायशी इलाके नहीं हैं, इन सेटलमेंट्स में क्योंकि आपने जिन जिन इलाकों के नाम लिए वो सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। स्वात में तो एक होटल गिरता है दरिया के ऊपर और 6 महीने बाद दोबारा वहीं पे वो होटल बना देते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितनी डिस्ट्रक्शन और जितने घर वगैरह तबाह हुए हैं, ये सैलाब ने इनको आ लिया है या फिर इन्होंने वाटर बॉडीज़ के करीब ये कंस्ट्रक्शन की जिनकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा? इसमें मैं आपको दो बातें जो है वो वाज़ेह करूं। दो बातें ऐसी हैं कि इसमें सबसे पहली बात की जाए, इस मर्तबा जो अलर्ट इशू किया था पीडीए में या महकमा मौसमियात की जानिब से, उनमें ना तो बाजवड़ का जिक्र था और ना ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट
उसका बुनेर का जिक्र था। अगर आप वो चेक कर लें तो आपको उसमें नजर आ जाएगा वो हाई इंटेंसिटी एरियाज में बिल्कुल नहीं थे, जो गुज़िश्ता चंद सालों से होता जा रहा है। पहले जो प्रेडिक्शंस होती थी उसमें आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी जाती थी और साथ में प्रेडिक्शंस होती थी कि जी इतनी मिलीमीटर जो है वो बारिश होगी। अब जो है वो फिनोमेना बिल्कुल चेंज हो गया है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं। ये जो क्लाउड बर्स्ट और हम लोग कहते हैं कि नहीं ड्राफ वाला इशू है, ये जो है ये सीरियस नोट्स हैं, इसको पॉइंट स्कोरिंग और इस चीज पे नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि जी ये जो होटल्स और वो आप अगर देखें, बुनेर जो है वो बेसिकली दो पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो दरिया नहीं है, छोटे जो नदी नाले आप कह सकते हैं वो मौजूद हैं, अदरवाइज जो है वो वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। इसी तरह आप बाजोड़ की बात करें तो वहाँ पे भी नहीं है। तीसरी जगह पे आपने सयाहती मकामात, बिल्कुल यहाँ पे सयाहती मकामात हैं। हमने रेस्क्यू 1122 ने अपनी तरफ से जितने भी हमारे ये जो नशीबी इलाके हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या दरिया के किनारे हैं, हम लोगों ने 60 जो है वो आरजी वाटर रेस्क्यू पॉइंट कायम किए हैं और इसमें 238 जो है वो। ठीक है बिलाल साहब, ये जो आपने जो बिल्कुल ठीक है जो आपने बात बताई बड़ी मुफीद है। ये मैं आफिया साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। एक तो ये जो बिलाल साहब कह रहे हैं दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। वाटर बॉडीज़ वाले इलाके में तो इस तरह की चीज़ें हो जाएं, जैसे सिरन वादी का जिक्र किया और कुछ देर में हमारे नुमाइंदे भी वहाँ से मौजूद होंगे जहाँ की अपडेट लेंगे। बट वाटर बॉडीज़ वाले इलाकों में इस तरह की चीज़ें चलिए मान लेते हैं, लेकिन बुनेर जैसा इलाका जहाँ पे सिर्फ छोटे नदी नाले हैं और वहाँ कोई दरिया नहीं है, दो पहाड़ों के बीच आबादी है, वहाँ पे इतनी तबाही हो जाए, क्या हैवक कर रहे हैं हम अपनी कुदरत के साथ? अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं ना अभी बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि वो तो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट जो आप माफिया की जिक्र कर रहे थे ना, उसमें दो माफिया ऐड कराना चाहिए। जी। एक तो यही जो आपका वहाँ पे होटल माफिया है, मैं उसको माफिया इसलिए कहूँगी कि वही होटल बार बार हम 2010 से यही इमेजेस देख रहे हैं, तो हम सीखेंगे कब? अच्छा, और ये जाहिर है रातों रात तो खड़े होते नहीं है, कोई अलादीन का चराग तो है नहीं कि किसी ने रगड़ा और अगली सुबह वहाँ पे होटल खड़ा हो गया। तो जो इजाज़त देते हैं या जो उनको रोकते नहीं हैं, आपके जो इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो आपके जो कवानीन हैं, जो 2010 के बाद आपका रिवर की जोनिंग की गई थी कि इससे दोनों अतराफ कितना हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, उन लोगों को कब कोई सवाल, उनसे कौन पूछेगा? उनकी कब पूछताछ होगी? उनकी अकाउंटेबिलिटी कब होगी? वो कब सजावार ठहराए जाएंगे? और हम कब तक इस तरह के बार बार वो निशाना बनते रहेंगे इस तरह के नुकसानात का? दूसरी चीज़ ये कि वो भी जिम्मेदारी हुकूमती इदारों की है कि जो रैम्पेंट टूरिज़्म वहाँ पे होता है, जब आपके मेट डिपार्टमेंट कोई अलर्ट जारी करता है, ये वो इलाके नहीं है कि आप किसी भी जगह से वहाँ पे दाखिल हो सकते हैं। इसकी कुछ मेन शाहराएँ हैं जिसके ज़रिए आप नारायण में दाखिल हो सकते हैं, आप बाबूसर जा सकते हैं, किलास जा सकते हैं। वहाँ पे से क्यों नहीं ये ब्लॉकेज की जाती टूरिस्ट की गाड़ियों की कि सिर्फ मकामी लोग वहाँ पे सफ़र करें? अलर्ट्स पहले से जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको वो क्या वो शेयर किए जाते हैं? और अगर शेयर करने के बाद वो किसी टूर ऑपरेटर ही का वो पूरा ग्रुप वहाँ पे फंस गया है, तो क्या उस टूर ऑपरेटर को से पूछताछ होती है? बिल्कुल। क्या उसके ऊपर को फाइन्स होते हैं? हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं तो, और इन्होंने भी कही कि जी वहाँ तो नहीं है, कोई दरिया तो नहीं था। तो देखिए, दरिया तो रियाई खान और उसमें भी नहीं थे, तौसा पे भी वहाँ से जो सैलाब आपका 2010 में आया, वो 22 में आया, वो कहाँ से आया था? हम दरिया की तरफ देखते रहे कि दरिया में सैलाब आएगा, वो आपके पहाड़ी नदी नालों से आया। तो जो खुश्क नदी नाले हो जाते हैं, लेकिन अगर वो टेरेन ऐसी है कि जाहिर है, जैसे इन्होंने खुद कहा, अभी वहाँ पे तकफाई का कहा आपने, वहाँ से वो ऊंचाई से जो पानी नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी भी होगी, वो वॉल्यूम में गैदर करेगा। 80 मिलीमीटर बारिश होना कोई मामूली बात नहीं है। तो वो उन्हीं रास्तों पे आएगा ना जो कुदरती तौर पे उनके लिए बने में हैं। हमने ये समझा कि ये खुश्क है, इसके अंदर छोटे छोटे नदी नाले हैं, लेकिन उसमें अब बारिश का वॉल्यूम बढ़ गया है। बारिश की जो मानसून के डायरेक्शन है वो भी बदल गई है। मानसून आपका वेस्ट की तरफ चला गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ये हम पिछले कोई 6-7 साल से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाला मानसून की फ्रीक्वेंसी, आपकी जो उसमें बारिश की मिक़दार है वो, और उसकी जो उसका जोग्राफिया बदल गया है। हमें उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है। आफिया साहिबा, आपने जो हाँ आप फायदा नहीं। जस्ट लेट मी थ्रो वन लास्ट क्वेश्चन। आपने बात की हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है,
ये जो हिसाब किताब है मोटा मोटी जो मुझे समझ आता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, फिर इसको आप ज़रा बताइएगा ज़रब जमा जोड़ लगा के। हमने दरख्त काट लिए, हमने टेम्परेचर बढ़ा लिया, हमने ग्लेशियर पिघलवा लिए, हमने ये सब कर लिया। अब हम सिर्फ दरख्त लगा के इसको रोक सकते हैं क्योंकि बारिशें उससे ज़्यादा हो रही हैं, और अगर आज दरख्त लगाएंगे तो हम कब सस्टेन कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि वो चली दरख्त तो लगा लिया हमने और हमने ये सोचा कि ये जी नेचुरल हिंड्रेंस है, ये एक नेचुरल रुकावट है, सैलाब ज़्यादा तेज़ हो गया क्योंकि पीछे से ग्लेशियर फट रहे हैं। तो उन फटते ग्लेशियर का, पिघलते ग्लेशियर का क्या करेंगे? चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। उसकी लड़ाई तो देखिए हम अपने उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते उस तरह से जो कहा जाए ना कि उसको अडेप्ट कर सकते हैं। यस, छोटे छोटे वो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ग्लेशियर स्टूपास की भी बात हो रही है, उनको रकबा बढ़ाने की भी बात हो रही है, लेकिन ये चीज़ जो है ग्लेशियर का फटना वो क्लाइमेट चेंज है, उसकी लड़ाई आप आली फोरम पे लड़ते हैं। ठीक है, वो ग्लोबल टेम्परेचर राइज जब तक कम नहीं होगी या अरेस्ट नहीं होगी, जिस हद तक कहा गया है कि इसके बियॉन्ड हम बिल्कुल नौ इंसानियत का बचना, नौ इंसानियत का क्या कर रहा है, अर्थ पे ज़िंदगी का बचना मुश्किल है। बिल्कुल तो ठीक है। वो लड़ाई उस फोरम पे लड़ने की है, हमें इससे बचाव के लिए काम करना है। इसमें आपको कम्युनिटीज़ को ट्रेन करना है कि उन्होंने कैसे, जब वो ग्लेशियर आउटबर्स्ट होता है तो आपने क्या करना है, आपके सेफ हेवन्स कौन से हैं, आपने स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए क्या इक़दाम करने हैं, जिसमें सिर्फ दरख्त लगाए नहीं जाते, आपकी गेबियन वॉल्स बनती हैं ताकि पानी के रेले को ट्रेन किया जाए कि वो आबादियों से दूर जाए। ये सब इक़दाम हमने देखे हैं होते हुए, और ये भी देखी, ठीक है, बहुत कम इलाके में हो रहे हैं। चलिए, अब पता नहीं वो जो कम इलाके में हो रहा है वो भी कितना सस्टेनेबल है। इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक, इस पे बात होते रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आफिया आपका, और बहुत शुक्रिया बिलाल फैदी साहब आपका। आपके वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी है जो इस वक्त सबसे बड़ी, और वो है लोगों को रेस्क्यू करना। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों लोग इसमें जाँ बाग हो चुके हैं और बारिशें अभी भी होंगी, बारिशें रुकेंगी नहीं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मानसेरा में जो सिचुएशन हुई है, हमारे नुमाइंदे चौधरी कैसर हमें बताएंगे कि हलकोट नीलबंद में क्या सिचुएशन हुई है। बताइए चौधरी। जी बिल्कुल, मानसेरा के अंदर 4 रोज़ कबल जो क्लाउड बरस्ट हुआ था उसके अंदर 22 अफराद जो है सैलाबी रेले की नज़र हो गए थे, जिनमें से 2 को ज़िंदा बचा लिया गया था, जबकि 20 अफराद की तलाश जो सिलसिला है वो जारी किया गया था। 17 अफराद की डेड बॉडीज़ जो है अब तक वो रिकवर की जा चुकी हैं, और 3 अफराद जो है जो लापता हैं उनकी तलाश का जो अमल है वो जारी रखे हुए हैं 112 की टीमें और दूसरे जो इदारे हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि जो क्लाउड बरस्ट है उसकी वजह से वहाँ का मुकम्मल जो है मवासलाती निज़ाम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। 1.5 किलोमीटर के जो रोड हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक ही प्राइमरी स्कूल था जिसके अंदर 300 बच्चे ज़ेर तालीम थे, उनका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है, और 2 टरबाइन थी और एक पानी की वाटर स्कीम थी, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। मानसेरा के अंदर इस वक्त बारिशों का वो दोबारा वक्फे से जारी हो गया है, जिसकी वजह से जो इमदादी काम हैं उनके अंदर काफ़ी मुश्किलात का बिल्कुल इमदादी कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी मज़ीद बारिशें भी होनी हैं। उसके लिए हम कितने तैयार हैं, प्रोग्राम में इस हवाले से आगे बात करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन कुछ लोग इसे बिल्कुल भी जेंटलमैन्स गेम नहीं रहने दे रहे, बल्कि कुछ लोग जेंटलमैन तो क्या गेम ही नहीं रहने दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ, और उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ है और उसमें भौचाल और तूफान तो आया ही है, उस स्क्वाड पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस जहर में बुझे बयान की जो कि इरफान पठान ने दिया है शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़। इरफान पठान भारत में होने वाले एक प्रोग्राम में बैठे थे, और उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्होंने कितनी मरतबा शाहिद अफरीदी को आउट किया, उन्होंने कितनी मरतबा शाहिद अफरीदी को शट अप कॉल दी, उन्होंने कितनी मरतबा शाहिद अफरीदी को शन किया और उनको उनकी प्लेस पे रखने की कोशिश की। वो ये बताना तो शायद भूल गए कि जो कराची टेस्ट में उन्होंने हैट्रिक की थी, वो टेस्ट मैच वो जीते नहीं थे। वो ये भी बताना भूल गए कि जो 11 मरतबा उन्होंने आउट किया, उन्होंने कितने छक्के उनको पड़े, कितने रन्स उनको पड़े,
जितने बड़बोले वो हैं, अभी उन्होंने जाके जो एल्डरली लीग खेली थी, सॉर्ट ऑफ एल्डरली लीग, वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ वो सब उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया सिर्फ ये कि शाहिद आफरीदी ने उनके साथ कितना कितना बुरा किया, और इतना इतना बुरा किया उसमें उन्होंने ये जो एक बात की जो कि ना हम सुना सकते हैं और ना मैं अपने मुंह से वो बात करने को बेहतर समझता हूँ। आई डोंट वांट टू स्टूप टू द लेवल ऑफ द थिंग जो कि इरफान पठान ने गुफ्तगू की है। हाँ, उन्होंने एक बात ये ज़रूर की कि जी पाकिस्तानी समझते हैं कि पूरी दुनिया का ठेका जो है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ठेका पाकिस्तान ने लिया हुआ है, उन्होंने ये बात कही। और दूसरी बात उन्होंने शाहिद आफरीदी से जोड़ के जो एक नहायत ही गलीस और घटिया गुफ्तगू, नहायत ही गलीस घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए उन्होंने की, वो बिल्कुल भी एक क्रिकेटर के शान शान नहीं है, कि एक्स क्रिकेटर के शान शान नहीं है। तो इरफान पठान के इस बयान पे और पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस, ज़रा अब बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सोचा तो सर ये था इनिशियली कि कुछ दिल के फफोले फोड़ेंगे, कुछ बाबर आजम की बात होगी, कुछ रिजवान की कमी की बात होगी और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन ये जो बात हुई है मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा जो इरफान पठान ने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने हवाला भी दिया कि वो जहाज़ में बैठ के अब्दुल रज़ाक से उन्होंने बात की कि शाहिद अफरीदी कौन सा ये गोश्त खाते हैं, और उसके बाद जो बात मैं कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे लोग कि वो कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। इरफान पठान के साथ इशू है कोई उनके साथ शाहिद अफरीदी ने, चले उनको साथ उन्होंने आउट किया, शाहिद अफरीदी ने रन्स बनाए, दिस गोज ऑन इन क्रिकेट ना। एक क्रिकेटर को पता है, एक बॉलर को पता है कि मेरे पास 60 गेंदें हैं एक बैट्समैन को आउट करने के लिए, तो मैं तो कभी भी आउट करूं, लेकिन एक बैट्समैन जो है उसके पास गलती के लिए एक ही गेंद होती है, सो बैट्समैन के पास ज़्यादा मार्जिन होता है। लेकिन इरफान पठान को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं, ये चीज़ें उनके स्टेचर पे आती हैं कि वो इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखें आपने बिल्कुल सही इसका बैकग्राउंड भी बताया और इसकी सारी डेफिनेशन की, किस तरह उन्होंने ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इरफान पठान का कुछ मुझे लगता है कुछ नफ्सियाती मसला है। वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें करने से क्या उनको वहाँ पे कोई इज़्ज़त मिल जाएगी, कोई उनको पजीराई मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर जी शऊर आदमी ये चाहता है कि अच्छे लेवल पे बात की जाए। अभी देखें एशिया कप का जब प्रॉब्लम था तो बहुत सारा इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट जो थे वो शोर कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। सौरव गंगुली इंडिया के साबिक कप्तान, उन्होंने क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट है, इसको क्रिकेट को आप क्रिकेट रहने दें। तो अच्छे लोग जो हैं वो हमेशा ऐसी बातों को नहीं पसंद करते हैं। अब इरफान पठान चूँकि वो कोशिश ये करते हैं कि मीडिया में आ सकें, वो एक हाइप बना सकें, अपनी कुछ प्राइस कैश करा सकें। शायद आपको याद हो कि बेंगलोर में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, कितना उन्होंने डांस किया और ये सब कुछ किया। तो क्या आप इस तरह पाकिस्तान को एक जुमला में कहूँ कि क्या पाकिस्तान की इस तरह तौहीन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के शहरी जिम्मेदार शहरी हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक क्रिकेटर हैं, खेल से मोहब्बत करने वाले एक साबिक क्रिकेटर हैं, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो ऐसी चीज़ों से जहाँ पे कंट्रोवर्शियल है उनसे दूर रहें, लेकिन फिर भी एक मुल्क के शहरी होते हुए उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी बनती हैं। लेकिन इरफान पठान की जो ज़बान है, जो उनके अल्फाज हैं, ये मैं समझता हूँ कि उनको बाद में एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कितने उनके भाई हैं यूसुफ पठान, वो भी हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। अभी हमने इंग्लैंड में देखा, जो वो खेलने आए थे, इंडिया ने मैच नहीं खेला, लेकिन बाद में शायद आफ्टर के साथ बैठे बातें भी कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो इरफान पठान जो है उनका कुछ नफ्सियाती मसला है, और इसी वजह से वो हर कुछ महीने 2 महीने के बाद कोई ऐसा एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो मीडिया में आ जाते हैं और लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें इंडिया पाकिस्तान की एक ऑनगोइंग बैंटर समझ में आती है सर, वो मजाक पना वो समझ में आता है। अजय जडेजा की जो दोस्तियाँ हैं राशिद लतीफ़ और मोइन खान से, वो आपस में एक दूसरे की ना, जिसको उर्दू में फुलझड़ियाँ और पंजाबी में शुरलियाँ कहते हैं, वो ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है, और दिस इज़ गुड फॉर गेम एज वेल। लेकिन आप किसी की पर्सनल लेवल पे जाके अटैक करें, और मैं चलिए अब इसको ढके छुपे अल्फाज में कह देता हूँ, किसी शख्सियत को किसी जानवर से आप तशबीह दें, दिस स्पीक्स ऑफ योर तरबियत, ये आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसकी बात बता रही है और कुछ नहीं बता रही।
और ये बड़े अफसोस की बात है, शायद आपको पता भी होगा कि शाहिद अफरीदी मस्जिद के मौज़िन उनके वालिद थे। एक मौज़िन जो सारी ज़िंदगी मस्जिद में गुजारता है और उसकी औलाद अगर ऐसी बातें करें तो बड़े अफसोस की बात है। और इरफान पठान के वालिद जो थे वो मौज़िन थे, और वो तो इरफान पठान जो है वो कम से कम अपने वालिदैन की तरबियत का भी कुछ रंग दिखाएं, कुछ बताएं। ठीक है, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे मुसलमानों को अच्छा नहीं लोग उनके साथ जुल्म करते हैं और उन्हें अपने से नीचे रखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें। ठीक है, आपका एक मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप एक जनरल बात करें, लेकिन एक पर्सनल हिट करना, पर्सनल उसको मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। हिंदुस्तान से वफादारी निभाते निभाते इरफान पठान जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं, और मेरे ख्याल से सर इनको इतना ही टाइम देना चाहिए, इससे ज्यादा के ये बनते भी नहीं है, तो छोड़ें exactly. हाँ गलत इनको हटाएं नहीं। लेट्स कम ऑन टू द स्क्वाड नाउ। सर स्क्वाड अनाउंस हुआ है और एक्सपेक्टेड था ये स्क्वाड, बड़े बड़े नाम नहीं है इसमें? बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो कुछ पिछले एक साल से हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में, जो कुछ तरीक़ेकार से खिलाड़ियों को दूर किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। मुझे अफसोस हुआ आकिब जावेद के जो रिमार्क्स मैंने सुना कि बाबर आजम चाहें जगह बना के टीम में वापस आ सकते हैं, बड़ी गलत बात है। एक आदमी जिसने 4000 रन T20 में किए हुए हैं, उसकी सेंचुरियाँ हैं, 3 उसकी सेंचुरियाँ हैं T20 में इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर उसके साथ उसने बड़े मैचेस जितवाए, एक विनिंग प्लेयर है आपका। फिर एशिया कप में आपका मुकाबला छोटी टीमों से नहीं है, इंडिया के साथ है, वहाँ पे आपको एक अच्छा प्लेयर चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर है जिसकी बैटिंग टेक्निक सबसे अच्छी है, वो बाबर आजम है। इस वक्त पाकिस्तान टीम जो सेलेक्ट हुई है उसमें एक भी ऐसा बैटर नहीं है जिसकी टेक्निक सही है, या जो ठीक है उनको कुछ प्रॉब्लम है बाबर आजम को स्पिनर्स को खेलने में, तो वो होता है, लेकिन पिचेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेस्ट इंडीज़ में जो पिचेस थी वहाँ पे अच्छे अच्छे बैट्समैन भी परेशान हो जाते हैं और खेल नहीं पाते हैं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के साथ ऐसी ही बातें करना, आप ये कह सकते हैं भाई हम यंग प्लेयर्स को मौका देना चाह रहे हैं इस नेशन सीरीज़ में अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन एशिया कप में हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। फिर रिजवान जो है बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और रिजवान की मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि रिजवान में जो है वो चार्ज रहते हैं, ये बड़ी अच्छी ठीक है, वो एनर्जाइज फुली एनर्जाइज इलेक्ट्रीफाइड प्लेयर हैं, टीम को चलाते हैं। इसमें एक चीज़ है, बाबर ने परफॉर्म नहीं किया बाहर, रिजवान ने परफॉर्म नहीं किया बाहर। अब आई एम सॉरी सर, वक्त हमारा ख़त्म हुआ है, हम इस पर कल आपसे वादा है लाजमी बात करेंगे। तो इसको सिर्फ एक कमेंट बना के और हम ब्रेक ले रहे हैं कि जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया बड़े नामों ने, उनका बाहर, थैंक यू सो मच सर, उनको बाहर का। और मुझे नहीं समझ आता कि फ़हीम अशरफ क्यों है टीम में, ये कुछ सवालात हैं जो मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन ये हम इसको ज़रूर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोले, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कुछ बैन अल-अक़वामी मंजरनामे की अगर बात कर लें तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से बहुत ही हाई फाई मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकात 2 सुपर पावर ताकतों की हुई है, मगर 2 पड़ोसी ममालिक जो हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनमें से एक है भारत। ट्रंप से असली के बजाय डमी पुतिन ने मुलाकात की, ये आपको हम तो नहीं बताएंगे ना, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा भारतीय मीडिया से। मज़े का खेज प्रोपेगेंडा किया है, क्योंकि भारत जो है वो झूठ फैलाने का माहिर, और अब तो दुनिया इसकी मुख्तलिफ है, और इस माहिर में वो यकता हैं, और इसमें उनको कोई बीट भी नहीं कर पा रहा है आजकल। भारतीय हुकूमत को अमेरिका ने अब आंखें भी दिखाना शुरू कर दी हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। नॉट टू फॉरगेट, उन पर ऑलरेडी 50% टैरिफ है। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं। दिस इज़ बिग। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। ये भी आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका ने पहले ही खफगी का इजहार किया था, भारत को खबरदार किया था, और इजाफी टैरिफ आयद भी कर रखा है, और ये भी कहा था कि आज और भी इस पर हम टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे मज़ीद हम माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव गॉट उस्मान शाहिद बड़ाई साहब। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंडिया के फैक्टर को सर करते हैं अभी डिस्कस, बट लेट्स टॉक ऑन दी टॉक्स। सबसे पहले तो B-52 बॉम्बर आया, और उसके साए में जो है वेलकम किया गया अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को, और उसके बाद फिर जो गुफ्तगू हुई, बात हुई,
इसको कैसे देखते हैं आप? वॉज इट, ये किसके लिए विन सिचुएशन थी, किसके लिए लूज थी, या फिर एक पार्टी के लिए विन विन और एक पार्टी के लिए लूज रही है? मेरे ख्याल में डेफिनेटली रूस के लिए जो है विन विन सिचुएशन थी, क्योंकि इंटरनेशनल जो लेजिटिमेसी पिछले 2.5 साल से नहीं मिल पा रही थी। कोई फोटो सेशन नहीं था, कोई कंट्री वेस्टर्न पर्टिकुलरली अपना यूरोपियन कंट्रीज उन्हें इन्वाइट नहीं कर रहे थे, ना G20 के इजलास पे, ना G7 के ऊपर। तो वो जो एक आलमी सफारती तन्हाई का शिकार था मॉस्को है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कारपेट बिछा के और अपने साथ लेमोजीन में पुतिन को बिठा के वेस्ट को, पर्टिकुलरली यूरोप को, ये मैसेज दिया है कि यू आर नॉट इन द पिक्चर। हमने देखा कि इस वक्त उस टेबल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट स्टेक होल्डर थे वो थे यूक्रेन की अपना प्रेसिडेंट और यूरोपियन, जो कि बड़े स्केप्टिकल हैं मॉस्को के रोल के हवाले से सिक्योरिटी के लेंस से। लेकिन उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया, बाईपास किया गया, तो मेरे ख्याल में पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा एतमाद था उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और एक इंच भी जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे। वो अपने साथ पूरी कैबिनेट के अपने मिनिस्टर लेके गए हुए थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से उनके खसूसी नुमाइंदे थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे उनके साथ, और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली तय पाई है। इंटरनेशनल प्रेस इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े खुशगवार माहौल से बाहर आए, मूड से बाहर आए हैं, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर कोई धमकी, कोई दोस्त नहीं थी। इवन पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में जाके उन्होंने वो टोन इस्तेमाल नहीं की जो एक हफ्ता पहले वो रशिया के हवाले से कर रहे थे। तो ज़रूर अपना रशिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की होगी, और जिस तरीके से पुतिन ने इंतहाई रेयर जेस्चर दिया कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, तो मेरे ख्याल में पुतिन ने ये बता दिया कि यूक्रेन में जो 19% टेरिटरी हमारे पास है, प्राइम टेरिटरी, उसको तो हम छोड़ने नहीं जा रहे, अब इससे आगे बात करें। और आगे की बात यह है वो उसे बफर जोन के तौर पे देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नाटो के हवाले से जो एस्पिरेशन है यूक्रेन की उसको ख़त्म कर दे, न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करे और ख़ुद को डिसआर्म करे। तो मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की जो मंडे को मिलने जा रहे हैं, आई होप कि वो जो उस तरीके का रवैया उनके साथ नहीं देखने को मिलेगा जो फरवरी में हमने देखा। लेकिन लूजिंग एंड के ऊपर यहाँ पे यूरोप है, और यूरोप आज जो कुछ भुगत रहा है ये उसके अपना किया हुआ, अपना समझे कि उसने खमियाजा खुद भुगता अपने करतूतों की वजह से। 1990 में नाटो का कोई जवाब नहीं बनता था, जब वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका था, सोवियत टूट चुका था, उसके बावजूद उन्होंने नाटो के मिलिट्री मसल को ईस्टवर्ड तमाम वो कंट्री जो साबिक सोवियत यूनियन के मेंबर थे उन तक फैला दिया, और अब सिर्फ यूक्रेन बचता था। तो मेरे ख्याल में पुतिन के पास कोई अपना ऑप्शन नहीं बची थी कि वो इन्वेड किए बगैर रह सकते। अदरवाइज यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बनता तो सारा मिलिट्री हार्डवेयर उसके बॉर्डर पे आ जाता। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस उस्मान साहब टू आर द नेबर्स। भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ तो वो 3 महीने बाद उनको याद आया, कह रहे हमने जहाज़ गिराए थे, तो चलिए आइए हम उसकी भी बात कर देते हैं। फिर मोदी साहब ने जो है लाल किले पे खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान में नींदें हराम हो गई हैं पाकिस्तानियों की। वो सही कह रहे हैं, हंस हंस के हमारी नींदें हराम हुई हैं, जिस तरह की उनकी चीज़ें सामने आती रहती हैं। नींदें असल किसकी हराम हुई हैं सर? नींदें पाकिस्तान की हराम हुई है या भारत की हराम हुई है? 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, फिर अमेरिका की नाराज़गी मोल लेना। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो रूस के साथ एलाई कर लें, ब्रिक्स में एलाई कर लें, चाइना के साथ कुछ ना कुछ कर लें। So what is happening with India these days on the international front? आई थिंक इंडिया पैनिक मोड के ऊपर आ गया, और जो भी मोदी कर रहा है इट्स टू लेट एंड टू लिटिल है। हम देखते हैं कि वो बिहार में नवंबर में इलेक्शन के हवाले से उस मूवमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए वहाँ पे अपने योम आज़ादी के ऊपर कह रहे हैं कि मैं मवेशी पालने वाले माहीगीरों का और साथ में किसानों के लिए जो है ना एक अपना अनवेवरिंग किस्म की दीवार बन के सामने खड़ा हूँ, और कोई इस पॉलिसी को चेंज नहीं करा सकता हमसे। प्रॉब्लम ये है कि मोदी ने मिसकैलकुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप को। उनको लगा कि बस एक दो जो गज्जफी डालते हैं वो गले लगाते हैं उससे मामला बन जाएगा। लेकिन ट्रंप का सेकंड डोर जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है। मार्च से शुरू होने वाले मुज़ाकरात जिनका आपने इब्तिदा में जिक्र किया वो 5 दौर गुजर चुके हैं, लेकिन नतीजा हेज़ नहीं हो सके। उसकी रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहाँ की डेयरी मसनूआत और दूसरा जो है वहाँ की ज़रई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर उन्हें रूम दिया जाए उनके इन्वेस्टर्स को। लेकिन मोदी जो है इस चीज़ को इंटरसेप्ट करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो यूरोपीय यूनियन जो जोन है उनके साथ अगले हफ्ते अपने वक्त को बेच रहे हैं, और उन्होंने मोदी ट्रंप को जो है मुझे लगता है गुस्सा दिलाने के लिए जो कदम उठाया उसकी रेपरकशन आने वाले दिनों में वो फेस करेंगे। क्योंकि मोदी की बेवकूफ़ी ये है कि मोदी चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन के हवाले से अदायगियाँ वो लोकल करेंसी में की जाएं, और डी डॉलराइजेशन की इस मूवमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। एक ऐसे मौके में जबकि मॉस्को जो है वो चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाना, और डोनाल्ड ट्रंप चाइना से लड़ना नहीं चाहते। इंडिया इस सारी इक्वेशन में इररिलेवेंट हो गया। तो मेरे ख्याल में इंडिया जहां जाना भी चाह रहा है अगले हफ्ते में, और 31
अगस्त को वो जा रहे हैं अब मिलने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीनी सदर से, तो मुझे लगता है उनके लिए सुबकी के अलावा कुछ भी नहीं इंटरनेशनल अरीना के अंदर है। और अपने नो डाउट लोकल जो गैलरी है उसको वो एड्रेस कर रहे हैं बार बार, लेकिन मोदी ने इंतहाई बेवकूफ़ाना जो है मुजाहरा किया है। ये जो हरकत कर रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पॉलिसी में शिफ्ट लेके आ रहे हैं। 55% उनकी मसनूआत इस टैरिफ के नीचे आती हैं। तो यहाँ पे नाजरीन को एक और चीज़ भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एरेटिक पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन इंडिया के हवाले से मुझे लगता है पॉलिसी में कंसिस्टेंसी आ गई। उस्मान साहब, डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ठीक है, सितंबर से बिल्कुल ठीक है करने जा रहे हैं। HB1 की वीजा कैटेगरी का पूरा रजीम उसको शिफ्ट करेंगे। पहले इंडियन ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करते थे, अब वो कह रहे थे, उन्होंने कहा है सब लोग आए ऑन स्लेट और हमारी जो एम्बेसीज हैं उसमें इंटरव्यू दें। 80% HB1 कैटेगरी पे इंडियन जाते थे वहाँ पे जो कंपनीज हैं, और उसके बाद उस लाइन के अंदर क्यू में लग जाते थे जिसमें नेशनैलिटी जो है ना वो क्लेम करते थे। तो मेरे ख्याल में इंडिया को मल्टीपल फ्रंट के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कैस्टिगेट करते और कॉर्नर करते नजर आएंगे। फ्यूचर के अंदर हम देखेंगे इंडिया ने अलास्का के ऊपर लगाई हुई थी नज़र कि शायद कोई उन्हें वहाँ से अपना मिल जाए वेंटिलेशन, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे भी अगर मूवमेंट वहाँ के ऊपर मैनेज हो जाता, कोई नतीजा है मुलाकात निकल आती, तो भी मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिन वेरी श्योर कि इंडिया को मैं फ्री राइडर नहीं रहने दूंगा। ये किंग टैरिफ है और वो 27 तारीख से वो 50% जो अपना टैक्स जो टैरिफ है लेवी वो उनके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। एक 7 अगस्त को लगी 25% और एक 27 अगस्त को लगेगी। तो बेवकूफ़ाना पॉलिसी की वजह से मोदी ने चंद वोट लेने के लिए अपने पूरे मुल्क को जो है और उसकी सलामती और सारा जो उसका इंटरेस्ट था उसको दाव पे लगा दिया। अच्छा, और मेरे ख्याल में वो जो कोशिश कर रहे हैं कि मवेशी पालने वाले माही गिरोह, असल में ये बड़ी स्टंटेड ग्रोथ है। मोदी टनल विजन रखने वाला आदमी है। चाय बेचने वाला कोई बड़ी बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ कंज्यूमर मार्केट की वजह से दुनिया में मनूवर कर रहे थे। जबकि पॉलिसी का हाल ये है कि कल ताजरों ने टेक्सटाइल मिनिस्टर के सामने हाथ बांध दिए हैं कि प्लीज हमें रिलीफ पैकेज दें, हम मुतबादल मंडियां तैयार करने की ढूंढने की कोशिशें नहीं करेंगे, हम यह काम आपका है, लेकिन हमें आप रिलीफ पैकेज दें। 55% उनकी मसनूआत उस टैरिफ के नीचे आ गई हैं। तो जो उसका ख्वाब था मोदी का दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने का, वो नो डाउट गिरने जा रहा है। कल उन्होंने GST खत्म कर दिया 20%। जी, उन्होंने कहा कि हम GST के अपना कट डाउन करेंगे, सिर्फ यही वक्ती तौर पे सियासी मफाद लेने के लिए। हाँ, वो उन्होंने वो कहा भी था, हाँ, लाल किले पे वो कह रहे थे कि जी मैं आप इंडिया को इस वक्त लीड कर रहा है, और ना सिर्फ इंटरनेशनल अरीना पे उसकी कोई अब वुकत नहीं रही, बल्कि रीजनल हेजेमनी का ख्वाब उसको पाकिस्तान ने 2 महीने पहले जो है वो जमीन बोस कर दिया। अच्छा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। 13 साल की गवर्नमेंट करने के बाद, इंडिया के तमाम की इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने के बाद, वहाँ का प्लूरलिज्म जो है तबाह कर दिया, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को डैमेज कर दिया, कम्युनल हार्मनी से इंसान ने वहाँ पे तबाह कर दी, इस्लामोफोबिया सारे का सारा जिहोइज्म के तहत। उस्मान साहब, एक सवाल, वो बना दिया, एक सवाल, का इंडिया बन चुका है। कैन यू हियर मी? ये कोसों दूर जा चुके हैं। हाँ, अच्छा उस्मान साहब, द थिंग इज़ के ये सारे मामलात में ना, जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा सीना 56 इंच का जो भी है, लेकिन उनकी इकनॉमिक हालत जो है वो बहुत ख़राब है, उनकी जो सिफारती महाज पे उनकी सुबकी हो रही है वो एक तरफ। इस सारे मामले में कोई मुल्क कैसे इस तरह की गीदड़ भपकियाँ मार सकता है कि एक और जंग के लिए तैयार रहें? ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इस सारे मामले के पीछे कोई गीदड़ भपकी है या कोई रियलिटी है? और अगर रियलिटी है तो वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए है कि जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में उठाई? जी डेफिनेटली। आप याद रखें जब वो ऑपरेशन लॉन्च कर रहे थे उस वक्त वो दुनिया को किसी और तनाजुर के अंदर देखते थे। उन्हें लगता था इंटरनेशनल माइलेज जो है वो हमारे पास है और हम वो लेवरेज गेन कर पाएंगे, जबकि हमने देखा ना रूस ने साथ दिया, ना अमेरिका ने उस तरीके से उनके साथ अपना स्टैंड लिया, और चाइना हमारे साथ खड़ा था। उनके तमाम करीबी ममालिक, इवन मिडल ईस्ट की ताकतें जिनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, उन तक ने भी डिफाई किया इंडिया के साथ खड़े होने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आज खड़ा है, जिस तरीके से आलमी ताकतें जो है पाकिस्तान को देखती हैं, वो आज इंडिया के लेंस से पाकिस्तान को नहीं देख रही। उन्हें पता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी पोजीशन है रीजन के अंदर, एक इंटरनेशनल ट्रेड का आउटलेट बन सकता है, और वी हैव गॉट मच टू ऑफर। इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान को फ्रेम करता आ रहा था, मेरे ख्याल में आज दुनिया उस तरीके से पाकिस्तान को नहीं देखती, बाइस लेंस से है। और आज इंडिया शायद अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए वही हरकतें कर लें, लेकिन आज इंडिया में सेन वॉइसेस उठ रही हैं कि मोदी ये जो चूरन बेच रहा है यहाँ के ऊपर है, ये फ्लॉड किस्म का है,
इससे तो हमें इंटरनेशनल वो चीज़ मिल नहीं सकी। आप तकरीर सुने उनकी कांग्रेस के अंदर वो खड़े लोग क्या कह रहे हैं, इवन उनके यूट्यूबर्स जो हैं, आप करण थापड़ को सुने वो क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि मोदी मजीद ये चूरन नहीं, उनके जनरल्स क्या कह रहे हैं, उनके एक्स जनरल्स क्या कह रहे हैं, उनके एक्स जनरल कह रहे हैं 13 साल की गवर्नमेंट में इस इंसान ने इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दी इंडिया के। आज इंडिया को दुनिया में असैसिनेशन क्लब के मेंबर के तौर के ऊपर देखा जाता है, जो कनाडा में अपनी एम्बेसीज को इस्तेमाल करके वहां से कम्युनिटी के रहनुमा को मरवा रहा है। अमेरिका में ये पैटर्न है, इवन पाकिस्तान में अगर जंग हार गया, वो अपना कोवर्ट जंग हार गया, सामने आने की नहीं आने की पोजीशन में, तो अब कोवर्ट जंग, मुझे लगता है मजीद ब्रिगेड पे अमेरिका ने पाबंदी लगा के इंडिया को एक मैसेज भेजा, पिकेंट मैसेज है कि आप पाकिस्तान के अंदर ये जो शोरश कर रहे हैं और जो मामला कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आपको अकाउंटेबल करेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन दिस शो, और आगे आने वाले शोज में भी गुफ्तगू होती रहेगी। अभी एक ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वी हैव गॉट मोर टॉपिक्स टू शेयर, स्टे विद अस। हमारी लड़कियां खेल के मैदान में अपना नाम बना रही हैं, और हीरो पाकिस्तानी में आज हमारे साथ एक नहीं दो मेहमान मौजूद हैं, तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा। इन्होंने लाहौर में होने वाली 7वीं इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 मेडल्स जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तैयबा अशरफ ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार खेल पेश किया, 3 तलाई तमगे अपने नाम किए। सुंबुल फातिमा ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपना नाम किया। प्लीज़ आई स्टेट करेक्टेड, दैट इज 6 मेडल्स माशाल्लाह से, 6-0, क्या बात है। और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये। अब इन्हीं से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दोनों गेस्ट्स मौजूद हैं, तैयबा और इसके साथ साथ सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, अस्सलाम वालेकुम सुंबुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो कोई हमारे पास हमारी मौजूद फीमेल गेस्ट होती हैं तो मैं कहता हूँ कि लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन अब दोनों ही लेडीज़ हैं, तो चलिए मेरे सामने जो पहला नाम आ रहा है मैं वो ले लेता हूँ। तैयबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, प्लीज़ टॉक मी थ्रू योर जर्नी, कैसी रही, कैसे रही चैंपियनशिप पूरी? ऑब्वियसली कोई भी जर्नी जो है उसके अंदर कोई ना कोई हर्डल्स तो होते ही हैं, तो हमारे को हर्डल्स जो यहाँ से स्टार्ट हुए वहां तक बहुत हर्डल्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेडल लिया उसके बाद ना इंजरी याद रही, ना कोई हर्डल्स याद रही, ना कोई टॉक्सिसिटी याद रही, बस ये याद था कि जो ड्रीम था अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रीम पूरा हो गया। तो बस ये है कि हमने कभी गिव अप नहीं किया किसी भी चीज के ऊपर, कि हमने कहा बस बढ़ना है, चलना है, क्योंकि वो कहते हैं ना औरतें हैं, वो औरतें कह के हमें बहुत रोका गया, बहुत जगह से वो रोड़े अड़काए गए कि नहीं जी औरतें हैं, औरतें क्या ही कर लेंगी और कहाँ तक चले जाएंगे। और दूसरा एक और मैं प्लस पॉइंट ये बताना चाहूंगी, फिर वो क्या शादी हो जाएगी तो आगे जो मियाँ है वो नहीं करने देंगे, ससुराल नहीं करने देंगे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के निकाह है और मुझे मेरे सपोर्ट करते हैं ससुराल वाले भी, मेरे हस्बैंड भी। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हो सकता है इसलिए भी सपोर्ट करते हैं वो तैयबा क्योंकि आपको ताइक्वांडो आता है। खैर, मैं सुंबुल से भी बात कर लेता हूँ। सुंबुल, आप बताइए, जिस तरह तैयबा कह रही हैं कि जो हार्डशिप्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं आपको भी फेस करनी पड़ी? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारी इंजरीज भी साथ साथ रही, हमारे पास भी था ना, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग थी इस तरह से कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक कोच हो। हमने कोचिंग और ट्रेनिंग अपनी जारी रखी और उसके अलावा जो है हमारी इंजरीज बहुत हुई, उसको भी हमने आड़े नहीं आने दिया और हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, गिव अप नहीं किया। हालांकि कुछ लोगों ने हमें डिमोटिवेट किया कि तुम लोग लड़कियां हो, तुम लोग को क्या पड़ी है, इस तरह से स्पॉन्सर मांगते फिरो तुम लोग, अगर स्पॉन्सर ना आए तो आप लोग खेलना मत। और स्पॉन्सर का भी उन्होंने कहा, क्योंकि हमने स्पॉन्सर की इसलिए था कि हम लोग लास्ट मोमेंट तक ये कहते आप दे दें और पैसे इस तरह इकट्ठे करते रहे, तो उन्होंने ये कहा कि इससे बेहतर है कि आप जाएं ही ना। लेकिन हमारा अज़म था कि हमने जाना है, जितने पैसे हो सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं हम करके हम जाएंगे। ऑब्वियसली वहां पे भी एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, आपको पता है जब आउट ऑफ कंट्री जाएं तो बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है, जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया होता है उससे एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेज किया। अल्लाह की मदद हो तो बेशक सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। एब्सोल्युटली। अच्छा तैयबा, नाउ कमिंग टू द चैंपियनशिप, कौन कौन से ममालिक आए हुए थे और आपके जो मैचेस थे वो किस से पड़े? पहली कैटेगरी जो एक हमारी दोनों की कैटेगरी थी वो मेल्स के साथ थी, मिक्स जेंडर था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको पता है मेल्स ही थे, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो एज सच उस कैटेगरी में नहीं आई थी।
लेकिन उसमें पाकिस्तान की पहली फीमेल्स थी जिन्होंने वो कैटेगरी खेली, वीआर कैटेगरी थी, और हमने मेल्स को हराया। उसमें जापानीज थे, चाइनीज थे, श्रीलंकन्स थे, फिलिपीन, हाँ, मलेशियन थे ऑब्वियसली। तो उन सबको हमने हराया और 35 ममालिक थे और 6500 प्लेयर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें हम लोगों ने अपना लोहा मनवाया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फिजाइया की तो बहुत वहाँ हम लोगों ने चर्चे सुने और बहुत हमारी ऑनर की बात थी। लेकिन उसके बाद हमने अपने चर्चे भी सुने अल्हम्दुलिल्लाह कि फीमेल्स भी, पाकिस्तानी फीमेल्स भी ब्रेव हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्यूट फैंटास्टिक स्टोरी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ मुल्क की सियासी मंजरनामे की बात, कुछ बड़ी खबर आपके साथ शामिल कर लेते हैं। डेवलपमेंट हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाली और वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात की बातकश जो है वो सुनाई दे रही है। और गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली के स्पीकर के दफ्तर में अहम मुलाकात भी हुई और उस पर फिर आगे बैठकें लगने का भी कहा। दोनों फरीक़ैन ने मुज़ाकरात के इम्कान पर बातचीत की और पीपल्स पार्टी ने भी PTI के रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा दिया। तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ CNN का पर्सन नादिया मिर्ज़ा मौजूद है। नादिया अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है और वो ये कि आवाम जो है वो कुदरती आफात से नबरदाज़मा है और हुक्मरान जो है वो अभी भी सियासत को तरजीह दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। माई क्वेश्चन इस, क्या वज़ीर आला और उनके तर्जुमान के बयान इस सूरत हाल में किसी भी तरह मफाद में है हमारे? थैंक यू वेरी मच फैसल। आपका जो पहला सवाल है, जो आपने कहा कि जो हमारे लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासतौर पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो सियासी बयान दे रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता कि वो कोई सियासी बयान दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हों या उनके अपने कोई तर्जुमान हों या इवन मुज़म्मिल असलम साहब जो अभी एक दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी थे, जो उनके मुशीर ख़जाना है, उन्होंने सिंपल ये बात की है कि जी हमें फ़ंड्स नहीं चाहिए। सूबे के पास, हमारे पास इतने फ़ंड्स हैं कि हम खुद अपने सूबे का ख्याल कर सकते हैं, हम खुद ही रिलीफ वर्क कर सकते हैं, हम खुद ही इनको फ़ंड्स दे सकते हैं, हम रिहेबिलिटेट जो भी चीज़ें होनी हैं वो सब हम खुद कर सकते हैं। तो मुझे माज़रत के साथ इसमें कोई सियासी बयान नहीं लगता। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें वफाक से नहीं चाहिए, तो हो सकता है उनके पास इतनी चीज़ें हो। मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा कि हमने 3 अरब से ज़्यादा के फ़ंड्स फौरी तौर पर रिलीज़ कर दिए हैं, हम आगे भी कर सकते हैं, हम अपनी मदद आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी हो गई है कि अगर NDMA के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपको पता है कि सूबे में PDI में अपना काम कर रही होती है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA काम कर रही है, वो वफाक के हवाले से कर रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और बात की कि जी मरीम नवाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया, नो डाउट बहुत अच्छा जेस्टर था, बड़ी अच्छी बात है तमाम सियासी मुखालफत को बुला के। लेकिन उन्होंने कहा कि सूबों को देने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वफाक जो करना चाहता है वो वफाक कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म ने NDMA को इन्वॉल्व किया है तो यही वफाक की सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं इसको फ़िलहाल कोई सियासी बयान ऐसा देख नहीं रही। अगर ठीक है वो अपने तय कर समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों को डायलॉग की दावत दी है और मुख्तलिफ जो है मौक़िफ़ ज़ेर बहस हैं। ऐसे हालात में जहाँ सियासी तक़सीम है ना, अगेन रेफरिंग टू द कुदरती आफात, उन्होंने मुल्क को घेरा हुआ है, आपको इस मीसाक़ पे अमल दरामद होता नज़र आ रहा है? अच्छा, ये हमने ना एक नई टर्म सुनी है कि मीसाक़ इस्तेहकाम। देखिए पहले क्या होता था, हमने पहले सुना मीसाक़ जमहूरियत, फिर हमने सुना मीसाक़ मईशत। जब वज़ीर आज़म कहता है आए जी मीसाक़ मईशत करें, आगे बढ़े, कान नहीं धरे गए। मीसाक़ जमहूरियत तो एक ज़माने में कर लिया गया, अब वो कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं हुआ वो एक अलग बहस है। पार्शली आप कह सकते हैं 50-50। लेकिन जो अभी वाली बात है ना, इस्तेहकाम, मीसाक़ इस्तेहकाम, आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले APC हुई थी, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, एक और मीसाक़ जमहूरियत की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है अगर वज़ीर आज़म भी इसी को कह देते कि हाँ जी मीसाक़ जमहूरियत की, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, ज़रूरत है, आए मिल बैठते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये बीच में से जो एक हेजिटेशन है या कौन पहला कदम उठाता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने 14 अगस्त के मौके पे, जश्न आज़ादी के मौके पे मीसाक़ इस्तेहकाम की भी बात करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि ये एक तकरीर में तो ये बात कर दी, प्रैक्टिकली आपने क्या इनिशिएटिव लिया, क्या आपने वो इक़दाम उठाए, कौन सा ऐसा फ्लोर आपने यूज़ किया, कौन सी ऐसी कमेटी आपने बनाई
कि जो बाकायदा तौर पर PTI से या अपोजिशन लीडर, चलें अभी तो कोई भी नहीं है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं उमर अयूब साहब, लेकिन जो भी PTI की लीडरशिप है उनसे आपकी किसी कमेटी ने, आपकी किसी वज़ीर ने रब्ता किया हो। अब जब हमने ये सवाल उठाया तो कहते हैं जी स्पीकर जो हैं, स्पीकर साहब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि हमारा चैम्बर हाजिर है, तो हमें ये ना भूलना चाहिए कि जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, यानी जो स्पीकर की जो ओहदा होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना PTI को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ना PMLN को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर उन्होंने अपने तय ये कहा कि जी चैम्बर हाजिर है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वज़ीर आज़म बात करते हैं तो वो ना सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म है बल्कि वो एक पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी भी छोड़ दें, वो गवर्नमेंट के सरबराह हैं, वो एग्जीक्यूटिव हैं अपने इस हुकूमत के। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब गवर्नमेंट की आप लेवल पर बात कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पर, अगर आप संजीदा हैं, आप फौरी तौर पर एक कमेटी तश्कील दें, आप फौरी तौर पे जो PTI की लीडरशिप है उनसे राब्ते करें, उनको कन्विंस करें, उनको बिठाएं, क्योंकि बात यह है कि वो है अपोजिशन, आप हैं हुकूमत। हमेशा जो माहौल को ठंडा रखना होता है, माहौल को खुशगवार रखना होता है। लेट्स सी नादिया के ठीक है कि ये मामला कैसे होते हैं, बट आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वी हैव टू आस्क यू दिस कि भारत की बात करें, पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पूर बनाया हमने, उसके बाद से भारत की जानिब से मुसलसल प्रोपागेंडा वॉर जारी है। सो इन करंट सिचुएशन आप कैसे हम स्टैंड कर रहे हैं, हाउ डू वी डील विद दिस नाउ? फैसल, जब बात भारत की आती है ना, तो ना इफ एंड बट्स होते हैं, ना जिसको कहते हैं ना मी एंड यू होता है, फिर तो सिर्फ पाकिस्तान होता है। और ये बात हम आम शहरियों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात हम और आप भी एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की आई तो हमने पार्लियामेंट में सबको एक ज़बान भी देखा, हमने मीडिया पे सबको एक ज़बान भी देखा, हमने मीडिया पे सब ने, मैं कहती हूँ हर एंकर ने, आपने, मैंने, जो भी इस नेशनल टेलीविज़न की स्क्रीन पर अपेयर हो रहा था, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, सब ने एक ज़बान होकर पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा और भारत के जो झूठा प्रोपेगेंडा था उसको नेगेट भी किया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी मीडिया का किरदार, जिसकी आपने अभी जिक्र किया कि जी मीडिया का किरदार कल भी वही था, मीडिया का किरदार आज भी वही है, और अल्लाह ना करे भारत वैसे तो अब उसके अंदर इतना तबड़ है ही नहीं कि वो पाकिस्तान को अब मैली आँख से भी देखे, जिस किस्म का करारा जवाब उसको पड़ चुका है, जिस किस्म की शिकस्त का सामना है, और एक शिकस्त तो उस दिन हो गई ना 9 मई और 10 मई, और उसके बाद उसको जिस जिल्लत का सामना है इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो हर 2 दिन बाद उनको याद दिलाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, हर 2 दिन बाद आपको बताते हैं कि आप किस तरह जंग हार रहे थे और मीडिएटर का रोल अमेरिका ने प्ले किया था, और हर 2 दिन बाद उनको याद दिलाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने आपके राफेल तैयारे गिराए थे। तो मेरा ख्याल है इतनी जिल्लत के बाद इतना दमखम तो उनमें नहीं है, और अगर हुआ भी तो वी आर गोइंग टू सेम वे, मेड बी द वॉर फ्रंट और मेड बी द मीडिया फ्रंट। बहुत शुक्रिया नादिया, हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अहम मामला पे गुफ्तगू कर रही थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ई स्पोर्ट्स की बात कर लें तो पाकिस्तानी नौजवान इस खेल में अपनी सलाहियतों का लोहा तो मनवा ही रहे हैं, और अभी रिसेंटली PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप हुई है और उसमें पाकिस्तान की टीम ने 7th पोजीशन ऑल ओवर हासिल की है, और रियाद में ये चैम्पियनशिप हुई थी, और उसके बाद तमाम टीमों की जो कारकर्दगी है उनको एलिमिनेशन पॉइंट और मैच में पोजीशन की बुनियाद पर जांचा गया। तो इस पे हम बात भी कर लेते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एज वी आर टॉकिंग के ई स्पोर्ट्स में इस वक्त ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जारी है, और PUBG वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ली 7th पोजीशन, और बहुत ही ज़बरदस्त उनका ये तमाम तर कारनामा रहा। जो हमारी टीम थी उसने सऊदी अरब में रियाद में होने वाले PUBG मोबाइल वर्ल्ड कप में ये 7th पोजीशन हासिल की है। सो विदाउट फर्दर अड्यू हम ज़रा इस मामले पे भी बात कर लेते हैं। उसामा खालिद हमारे साथ मौजूद है, बट द टीम जिसने ये किया है उसका भी तस्करा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो फलक सबीर खान उर्फ नोकी, हसनैन रहमान उर्फ T24 और शायान असद उर्फ IQ ने PUBG गेम्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। तो उसामा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, ई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो मेड बी अरसलान ऐश और मेड बी ऑल दीज बच्चास, कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स में कर रहा है, प्रोवाइडेड द फैक्ट वी डोंट हैव इनफ फैसिलिटीज़।
वालेकुम सलाम। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो की है कि देखें पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स की कोई इतनी मतलब वैल्यू नहीं, कोई भी पेरेंट्स नहीं समझते थे जब तक ये 4th लाइव स्ट्रीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं की। जब ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की तो फिर सबको पता चला कि वर्ल्ड कप भी कोई चीज़ है, मतलब पबजी मोबाइल के थ्रू भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं खेलते हैं वो लगन करके खेलें और उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें इस चीज़ में, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें नीचे से बंदा उठ के आता है। जैसे ये 4th लाइव स्ट्रीम है, इन्होंने स्टार्ट किया अलग अलग, पहले फॉर्मल टीम थी ASI8 ई स्पोर्ट्स, उनसे आई ये और इन्होंने मतलब अपनी नई टीम बनाई, पबजी मोबाइल नेशनल चैम्पियनशिप खेली जो पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है और 30 लाख प्राइज पूल है उसका। उधर से ये विन किए, क्वालिफाई किए पबजी मोबाइल सेंट्रल एंड साउथ एशिया के लिए। सेंट्रल एंड साउथ एशिया एक ऐसी है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मंगोलिया मतलब सब रीजन्स की टीम, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन की टीम 20 टीम्स कम्पीट करती हैं और उनमें से सिर्फ 3 टीम्स ने जाना था वर्ल्ड कप के लिए और पाकिस्तान की एक टीम थी ये 4th लाइव जिन्होंने क्वालिफाई किया और बहुत ही शानदार इन्होंने अपनी मतलब परफॉर्मेंस दी है उधर। और थोड़ी सी हार्ड लक भी रहती है क्योंकि बाकी रीजन के मुकाबले में इनके पास कोई भी इतनी खास मतलब के चीज़ें नहीं होती, ना इनके पास कोई स्पॉन्सर्स थे, ना कोई मतलब कि इनके पास इतनी ऐसी चीज़ें थी कि ये उनको मतलब कि अपने पास ये कोच रख सकें, एनालिस्ट, क्योंकि बाहर की टीम्स होती हैं उनके पास इतने स्पॉन्सर्स होते हैं, कोच, एनालिस्ट, हर चीज़ उनका मतलब कि पहले से शेड्यूल सेट होता है। बाकी फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला, इस चीज़ के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। और इसी चीज़ को आगे लेके चल के उन्होंने पाकिस्तान को इस टाइम टॉप लेवल पे मतलब रिप्रेजेंट किया और इतना रिप्रेजेंट किया कि अब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम पता है कि भाई पाकिस्तान भी टीम है पबजी में बहुत आगे। और अभी जैसे नेशनल चैंपियनशिप हो रही है पाकिस्तान की फॉर में, इसका भी 30 लाख प्राइज पूल है और हर बच्चा मतलब जिसको ई स्पोर्ट्स का पता भी नहीं था, सिर्फ एक टीम 40 की मेहनत की वजह से अब सबको पता है कि ये भी कोई चीज़ होती है और इधर से भी कैरियर बनाया जा सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा उसामा, 4th लाइव टीम की अगर बात करें और मैं देख रहा हूँ 7th प्लेस इन्होंने ली है, व्हाट डज दिस मीन? अच्छा हम हमेशा से हम बात करते हैं मेन स्पोर्ट्स क्रिकेट और उसमें 7वीं पोजीशन आना जी बड़ी कोई ऐसी बात है कि आप कौन सी पोजीशन ले आए, लेकिन देखने वालों को ये बताइए कि पबजी वर्ल्ड कप में ई स्पोर्ट्स में अगर आप किसी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं वो कितनी बड़ी बात है और पूरी दुनिया में ये कितना ज़्यादा खेला जाता है। इट्स नॉट लाइक द स्पोर्ट के जी जिसकी 12 टीमें 14 टीमें और वो आपस में खेल लिया और जो पहली दूसरी आ गई वो विन है और बाकी सारे तो फिर रेलू कट्टे हैं। ये ज़रा बताएं कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अब ये अचीवमेंट के इस हिसाब से लगा लें कि अभी इन्होंने #7 पे फिनिश किया, ऑलमोस्ट $1,60,000 विन किया। एक मिनट दोबारा बताइएगा, कितने डॉलर? $1,60,000। माय गॉड, ये पाकिस्तानी बॉस कितने मतलब बने? कोई अराउंड 4-4.5 करोड़ के अराउंड। आप ये इधर से अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ अभी #7 पे है, क्योंकि #1 वाले को मिला है $5 लाख। मतलब सिर्फ #1, क्योंकि इससे पहले भी लीग स्टेज भी है। #1 पे जो टीम आई है उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 7 लाख के अराउंड विन किया। तो इससे ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि अभी जैसे पबजी मोबाइल नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसका प्राइस पूल है 30 लाख। अब पूरे पाकिस्तान से कम्पीट करेंगे और 3 टीम जाएंगी सेंट्रल एंड साउथ एशिया PMSL, पबजी मोबाइल सेंट्रल एंड साउथ एशिया, और ये होगी नेपाल में। और सबसे बड़ा इसकी चीज का ये होता है कि पबजी खुद इसके मतलब खर्चा उठाती है, आपको ₹1 लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप ₹1 रजिस्ट्रेशन पे लगाते हैं। आपका घर से निकल के घर वापसी तक ₹1 पबजी खुद लगाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट। जबरदस्त उसामा, और बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है, बट आपने जो बात बताई और ख़ासतौर पर जो हाईलाइट था वो था कि तकरीबन $1,50,000 विन किए हैं इन लोगों ने। कमाल है, थैंक यू सो मच फॉर। और उम्मीद यही करते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करती रहेगी। विद दैट हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।